गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया और आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जगत प्लांटी। हमने 5 जगत वर्गीकरण पढ़ रहे थे। 5 जगत वर्गीकरण में 4th नंबर पर प्लांटी आता है। प्लांट के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। पादप जो होते हैं या प्लांट जो होते हैं हम अपने आसपास देखते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो जो पौधे होते हैं उनकी शारीरिक संरचना जो होती है वो एक दूसरे से भिन्न होती है। आपने देखा ही होगा कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी समानता नहीं दर्शाते हैं। वो शारीरिक संरचना के तौर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगर हम देखें तो प्लांट वर्ग जो है उसे यूकैरियोटिक में रखा गया है। क्यों रखा गया है यूकैरियोटिक में? क्योंकि इनमें कोशिकाओं और कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस या केंद्रक जो होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। बहुकोशिकीय होते हैं। क्यों होते हैं बहुकोशिकीय? क्योंकि इनकी जो शारीरिक संरचना जो होती है उनमें कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है। प्रकाश संश्लेषी होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए इनमें सभी उत्पादकों प्रोड्यूसर मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना ले उन्हें रखा गया है। इनकी प्रकृति, आवास, संरचना एवं जीवन पद्धतियों में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। अगर हम छोटे से लेकर बड़े पौधों तक मतलब पेड़ों तक की अगर बात करें तो सभी संरचनात्मक तौर पर आवास के तौर पर मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मिट्टी में उगते हैं, कुछ पानी में उगते हैं, है ना, या कुछ जो होते हैं वो पथरीली भूमि में उगते हैं, कुछ रेगिस्तानी भूमि में उगते हैं। तो आवास भी इनका क्या होता है? अलग अलग होता है। और अगर देखें तो जीवन पद्धतियाँ भी अलग अलग होती। कुछ पौधे जो होते हैं वार्षिक होते हैं, कुछ जो होते हैं वो एक तरह से देखा जाए तो बहुवर्षीय होते हैं, कुछ द्विवर्षीय होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, सिर्फ सीजन में ही उगते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो पादप जगत को देखा जाए तो इसका वर्गीकरण बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इनमें अगर हम देखें तो पादपों की संख्या भी अगर हम देखें या इनकी संरचना भी अगर देखें तो उस आधार पर ये अलग अलग होते हैं। संरचनात्मक और आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि एक गुलाब का अगर पौधा है और अगर हम आम के पेड़ की बात करें तो दोनों में शारीरिक तौर पर भी और आंतरिक तौर पर भी भिन्नता पाई जाती है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जो जगत एक तरह से प्लांटी है उसे 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा बोलते हैं। ये अलग अलग डिविजन्स हैं, इसके 3 प्रभाग हैं, 3 मुख्य प्रभाग हैं जिसे हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। अब थैलोफाइटा हम क्यों कहते हैं तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इजी हो जाए। थैलोफाइटा जो होते हैं उसमें जनरली किसको शामिल किया जाता है? जीवाणु, कवक और शैवाल को। पर कौन से जीवाणु, कवक और शैवाल? जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और इसीलिए क्योंकि इनकी अगर हम संरचना देखें तो इनकी संरचना एक तरह से जड़, तना और पत्तियों में नहीं बटी होती। इनकी संरचना में एक मुख्य भाग होता है जिसे थैलस बोलते हैं, जो कि हमने किस में पढ़ा था? कवक में पढ़ा था कि कवक जो होता है उसमें वो थैलस सुकायव्रत होता है, मतलब कि थैलस उसमें पाया जाता है, उसमें जड़, तना और पत्तियाँ विभाजित नहीं होती और ये जो है जीवों के रूप में जाने जाते हैं, जीवों के रूप में जाने जाते हैं। और व्हीटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण जो करा था तो उसमें इनको थैलोफाइटा को भी अलग अलग भागों में बांटा, जिसमें कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और प्लांटी आते हैं। अब बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा। स्वर्ण जो शैवाल थी, जिनको हम गोल्डन एक तरह से एल्गी बोलते थे, उनको अलग जगत में रख दिया था। और श्लेष्म फफूंद को और बैक्टीरिया को छोड़कर थैलोफाइटा उपप्रभाग में कवक तथा लाल, भूरे और हरे शैवालों को किस में रखा? इन्होंने प्लांटी में रखा। तो इन्होंने क्या करा? मिक्स कर दिया था उसको। क्यों? क्योंकि उनके लक्षण उनसे ज़्यादा समानता रखते थे। जैसे कुछ जो थे वो मोनेरा से समानता रखते थे, कुछ प्रोटिस्टा से समानता रखते थे, कुछ कवकों से समानता रखते थे, और जो पूरी तरीके से एक तरह से देखा जाए प्लांटी से समानता रखते थे उन्हें प्लांटी के अंतर्गत रखा गया। तो आधुनिक तौर पर अगर हम देखें तो प्लांटी जगत को आधुनिक समय में जिन भागों में निर्मित किया गया वो है ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। तो जो प्लांटी जगत का जो प्रथम समूह होता है वो शैवाल है। शैवाल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि शैवाल जो होती है वो पानी में उगती है, आसपास उग जाती है, समुद्री जल में और स्वच्छ जल में भी उग सकती है ये। इनका आवास जो होता है वो जल ही होता है, पर फिर भी हम इनको क्यों रखते हैं प्लांटी में? इसलिए रखते हैं क्योंकि ये उत्पादक है, मतलब कि ये क्या करते हैं? अपना भोजन
स्वयं बना लेते हैं। और इनमें परंतु इनमें भ्रूण और उत्तकों का अभाव होता है, मतलब कि जो बड़े पेड़ों में जो संरचनाएं होती है वो इनमें अनुपस्थित होती है। और दूसरा जो भाग है वो है ब्रायोफाइटा। ये जो है भूमि पर पाए जाने वाले सरल पौधे होते हैं। तो भूमि पर पाए जाने वाले जो सरल पौधे होते हैं इनमें भी क्या होता है, संवहन उत्तकों का अभाव होता है। और लेकिन इनमें भ्रूण अवस्था जरूर उपस्थित होती है, जैसे लिवरवर्ट और मॉस। पर ये जो हम जिन पेड़ पौधों को देखते हैं उनसे भिन्नता दर्शाते हैं। अगर आपको लिवरवर्ट और मॉस को अगर देखना है तो आप नर्सरी में जाकर देख सकते हैं। और ट्रैकियोफाइटा आते हैं, तो ट्रैकियोफाइटा जो होते हैं वो इन सब में डेवलप है पेड़ पौधों में। क्यों डेवलप है? क्योंकि इनमें पूरी तरीके से संवहन उत्तक भी उपस्थित होते हैं और पूरी तरीके से जो शरीर होता है वो जड़ तना और पत्तियों में भी बटा होता है। इनमें जाइलम फ्लोएम उपस्थित होते हैं और बीज भी कुछ ऐसे होते हैं ट्रैकियोफाइटा में भी कि जिनमें बीज उपस्थित होते हैं और अनुपस्थित होते हैं। तो उसके आधार पर भी इनको हम दो अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो हम टेरिडोफाइटा, जिसमें इनको टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा में बांटा जाता है, जिनमें कि बीज उपस्थित और बीज अनुपस्थित होते हैं। तो इनको अगर हम देखें तो इनका जो वर्गीकरण है वो इस आधार पर किया गया है, जिसमें आपको मैं वर्गीकरण बताती हूँ कि जो प्लांटी वर्ग है उसमें भ्रूण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बांटा है। जैसे भ्रूण अनुपस्थित, इनमें क्या होते हैं, इनका एक वर्ग ऐसा है जिनमें भ्रूण अनुपस्थित होता है। जितने भी इधर आएंगे उनमें सब में भ्रूण की उपस्थिति नहीं होगी। भ्रूण आप सभी समझते ही होंगे, भ्रूण क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको। भ्रूण का मतलब ये होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, इन पेड़ पौधों में जैसे नर और मादा अलग अलग होते हैं, है ना। तो नर एवं मादा जो होते हैं वो अपने अपने एक तरह से युग्मक बनाते हैं। जैसे नर जो होते हैं वो क्या बनाएंगे, परागकण बनाते हैं, और मादा जो होती है वो अपने युग्मक बनाती है जिसको हम बोलते हैं अंडाणु। तो ये दोनों जब जुड़ते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, मतलब युग्मनज बनाते हैं, और यही युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है। परंतु प्लांटी का एक जगत ऐसा होता है जिसमें एक प्रभाग ऐसा होता है जिसमें कि भ्रूण अनुपस्थित होता है, जैसे कि शैवाल। इसमें किसको रखा गया है, शैवाल। अब शैवाल भी अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें कि रोडोफाइटा जिसमें लाल शैवाल होते हैं, और फियोफाइटा जिसमें भूरे शैवाल होते हैं, और क्लोरोफाइटा जिसमें हरे शैवाल होते हैं। तो शैवाल का भी रंग जो होता है वो अलग अलग पिगमेंट के कारण अलग अलग हो जाता है। तो उस आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। अब कुछ ऐसे होते हैं पेड़ पौधों में ही दूसरा जो वर्ग होता है या दूसरा जो प्रभाग है उसमें भ्रूण उपस्थित होते हैं। तो भ्रूण उपस्थित होंगे मतलब कि इनमें क्या बनेगा, वैसे ही मेल और फीमेल अलग अलग होंगे पौधे, फिर उनमें क्या होगा, वो अपने अपने युग्मक बनाएंगे। वो युग्मक जब आपस में जुड़ेंगे तो युग्मनज बनाएंगे, और युग्मनज से किसका विकास होता है, भ्रूण का। तो यहाँ इसमें कौन आते हैं, एम्ब्रियोफाइटा को रखा गया। अब एम्ब्रियोफाइटा में भी दो प्रकार के होते हैं, असंवहनीय पौधे और संवहनीय पौधे, नॉन वेस्क्यूलर और वेस्क्यूलर। असंवहनीय पौधे कौन से होते हैं, अगर आपको एक ही लाइन में समझना है तो जिनमें जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित का मतलब क्या है, जिनमें कि जल एवं पानी का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है विशिष्ट उत्तकों द्वारा नहीं होता है। अगर आप ये लाइन समझ जाएंगे तो आपको आगे की चीज़ें और ईजी हो जाएंगी। संवहनीय पौधे वो होते हैं जिनमें कि जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं, जिनमें कि भोज्य पदार्थ और पानी का संवहन होता है जाइलम और फ्लोएम की सहायता से। अब वापस हम इधर आ जाते हैं, असंवहनीय पौधे में कौन से आते हैं, ब्रायोफाइटाज आते हैं। ब्रायोफाइटा में कुछ ब्रायोफाइटा ऐसे होते हैं जो थैलोइड होते हैं, मतलब कि इनमें जड़ तना और पत्तियां अनुपस्थित होती हैं। और कुछ होते हैं पर्णिल, मतलब कि पत्तियों में ही विकसित होते हैं, फोलिएज होते हैं। थैलेसाप का उदाहरण है लिवरवर्ट और पर्णिल का उदाहरण है मॉसेस, जिसको फोलिएज भी बोलते हैं। इन दोनों के डायग्राम भी आप समझ जाओगे, जब देखोगे तो आपको अच्छे लगेंगे। और ये नर्सरी पे मिल जाते हैं, क्लब मासेस वगैरह सब मिलती है। और इसमें संवहनीय पौधों में रखते हैं ट्रैकियोफाइटा को। तो ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। तो ट्रैकियोफाइटा जो होते हैं उसमें भी दो भाग होते हैं, किसी में बीज अनुपस्थित होते हैं और किसी में बीज उपस्थित होते हैं। जिनमें बीज अनुपस्थित होंगे उनको बोला जाएगा टेरिडोफाइटा, और जिसमें बीज उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा भी दो प्रकार के होते हैं। ऐसे स्पर्मेटोफाइटा जिनके बीज जो होते हैं वो ढके हुए नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है अनावृत बीजी या बीज नग्न। सीड नेक्ट होते हैं इनके, मतलब कि ढके हुए नहीं होते हैं, तो उनको बोलेंगे अनावृत बीजी। आपको ये तो याद रखना ही है
कि आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी में कभी कभी क्या होता है कि और में पूछ लेते हैं इसको, या फिर ऐसा है कि इसको डिफरेंसेस अंतर के तौर पे भी पूछते हैं। और स्पर्मेटोफाइटा में दूसरे जो है वो बीज ढके हुए होते हैं, मतलब कि इनके बीज जो होते हैं कवर होते हैं। बीज जैसे कि फल अपन खाते हैं, जैसे एप्पल खाते हैं तो एप्पल कहाँ बंद होता है, फल भित्ति के अंदर बंद होता है। तो इस तरह से बीज जो होते हैं वो ढकी हुई अवस्था में होते हैं, तो इनको बोला जाता है आवृत्त बीजी। तो ये पूरा इसका एक तरह से देखा जाए तो क्लासिफिकेशन है, और इसी क्लासिफिकेशन को हमको डिटेल्ड पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे जिसमें भ्रूण अनुपस्थित होते हैं, और उसमें फर्स्ट है शैवाल। क्या होते हैं शैवाल? शैवाल को आप सभी देखते हैं, जो ग्रीन कलर की कंजी जैसी जो जम जाती है पानी के आसपास, उसको हम बोलते हैं शैवाल। तो शैवाल को एक्चुअली ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सीवीड्स। सीवीड्स का मतलब होता है समुद्री खरपतवार, मतलब कि ये समुद्र के आसपास पाई जाती है और समुद्र में खरपतवार के तौर पर होती है, और जिसका उपयोग जो छोटी मछलियाँ होती हैं या जो शाकाहारी मछलियाँ होती हैं वो भोजन के तौर पर भी करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो शैवाल जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। वेस्क्यूलर टिश्यूज़ होते हैं, मतलब अनुपस्थित होते हैं, मतलब संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं। भ्रूण रहित होते हैं, भ्रूण अनुपस्थित होते हैं। इनकी जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ये सामान्य कैरेक्टर्स हैं इसके। और एक कोशिकीय जननांग वाले होते हैं और सुकाए होते हैं, थैलॉइड होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि इनका जो शरीर है वो जड़ तना और पत्तियों में बटा रहे। और स्वपोषित होते हैं, मतलब अपना भोजन ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एक तरह से देखा जाए तो जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत एल्गीज का मतलब शैवाल का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोस का मतलब होता है एल्गी, और लॉजी मतलब कि स्टडी, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। और जो फ्रिश थे उन्होंने बोला है शैवाल विज्ञान, उन्हें शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है, मतलब फाइकोलॉजी का फादर बोला जाता है। और आयंगर को आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक, मतलब कि मॉडर्न इंडियन साइकोलॉजिस्ट बोला जाता, फाइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो आज के समय में जो इसके जनक है वो कौन है? आयंगर। अब इसकी हम विशेषता देख लेते हैं। अगर हम शैवालों की विशेषता देखें तो शैवाल जो है एक तो जलीय होते हैं, सभी जल में ही पाए जाते हैं, मृदा में अनुपस्थित होते हैं। लवणीय और अलवणीय, मतलब कि जहाँ पर नमक की सांद्रता ज़्यादा होती है वहाँ पर भी होंगे, और नहीं होगी वहाँ पर भी होगी। स्वच्छ जल में भी ये पाए जाते हैं, जैसे नदी तालाब इनके आसपास भी ये पाए जा सकते हैं। कुछ होते हैं जो स्थलीय होते हैं, पर कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसे जहाँ पर पानी की अधिकता हो, नमी आ जाए, जैसे अपने यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जैसे बाथरूम वगैरह उसके आसपास जो है थोड़ी कच्ची ज़मीन भी है तो वहाँ पर भी ये उग जाते हैं। और पेड़ पौधों में जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर ये ग्रीन कलर की कंजी जैसी जम जाती है। तो कुछ शैवाल असामान्य और विशिष्ट आवासों में उगते हैं, जैसे बर्फ़ में भी उगते हैं, गर्म झरनों के, तो ये अलग संरचना वाले होते हैं, इनमें संरचना की भिन्नता होती है। तो इस आधार पर अगर देखें तो शैवाल भी जो होते हैं उनके आवास के आधार पर भी अलग अलग हो सकते हैं। इन्हें एपीफाइट्स भी बोलते हैं, एपीफाइट्स भी बोलते हैं, एपिजोइक भी बोलते हैं, एंडोजोइक भी बोलते हैं, सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर रूप में पाए जाते हैं, मतलब कि ये पौधों के अंदर भी हो सकते हैं, पौधों के बाहर भी हो सकते हैं, किसी जंतु के अंदर जंतु के बाहर भी हो सकते हैं, मतलब अपना पोषण ये इस तरह से ले सकते हैं। सिम्बायोटिक हो सकते हैं, मतलब कि दो के साथ, जैसे कि लाइकेन हमने पढ़ा है, लाइकेन में कवक और शैवाल एक साथ रहकर अपना पोषण लेते हैं। और ये क्या है? परजीवी के रूप में भी होते हैं, किसी पेड़ पौधों के शरीर पर रहकर भी ये पोषण प्राप्त कर सकते हैं। अब इनकी कायिक संरचना में बहुत ज़्यादा भिन्नता होती है। क्यों होती है? अगर इनकी अलग अलग प्रजातियों को हम देखें तो इनकी प्रजातियाँ एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय तक हो सकती है। तंतुवत मतलब फिलामेंटस हो सकती है, नलिकीय मतलब शरीर के अंदर नालीय सिस्टम, नलिकीय सिस्टम हो सकता है, मृदुतकीय रूप में भी ये पाई जा सकती है। अब इनमें चूंकि हमने रंग पहले ही देख लिए कि जो शैवाल होते हैं उनके रंग अलग अलग हैं, जैसे लाल शैवाल, भूरे शैवाल और नीले शैवाल, हरे शैवाल। तो अगर हम देखें तो इनके रंग का जो एक तरह से रंगों की जो भिन्नता है वो मुख्यतः वर्णकों पर निर्भर करती है, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में भी क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई, ऐसे 5 प्रकार के क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं
यही पिगमेंट क्या करते हैं, यही पिगमेंट जो होते हैं एल्गीज को भोजन बनाने में मदद करते हैं और उनको रंग प्रदान करते हैं। वैसे ही कैरोटीनॉइड है जिसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दो प्रकार के होते हैं। फाइकोबिलिन और बिलीप्रोटीन है। फाइकोबिलिन और बिलीप्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन। ये नाम अभी आपको टिपिकल लगेंगे, पर आप जब इनको बार बार रूटीन में आपके आएंगे तो ये आपको ईजी लगने लगेंगे। और इनमें प्लास्टिड भी पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से देखा जाए तो जो वर्णक होते हैं, जितने भी वर्णक अभी तक हमने पढ़े हैं या पिगमेंट्स जो हमने पढ़े हैं वो प्लास्टिड के अंदर ही जमे होते हैं, जिनमें कि क्लोरोफिल बी अनुपस्थित होता है। इनमें जो प्लास्टिड होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, मतलब कि अंदर की ओर होते हैं, और पायरिनॉइड होते हैं, मतलब कि अरेंजमेंट इनका जो होता है पायरिन के समान होता है। वो कैसे होता है आगे आपको जो नेक्स्ट जो चैप्टर्स आप पढ़ोगे उसमें ये चीज़ आएगी। कोशिका भित्ति इनकी भी किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और भोज्य पदार्थ जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहता है। कुछ पौधों में जो है वो एक तरह से देखा जाए तो स्टार्च के रूप में भी होता है, परंतु इनमें किसके रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। इनमें संवहन उत्तक मतलब जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि संवहनीय उत्तक मतलब असंवहनीय है ये। शैवालों में यांत्रिक उत्तक भी नहीं पाए जाते, किसी प्रकार के कोई मैकेनिकल टिश्यू नहीं होते, मतलब इनके शरीर को यांत्रिक सहायता नहीं चाहिए होती, क्योंकि अगर जो बड़े पेड़ होते हैं जैसे कि उनमें जड़ तन और पत्तियाँ होती है, जैसे बरगद का पेड़ है तो उनको यांत्रिक सहायता जरूर चाहिए होती है। इनमें जनन जो होता है वो तीनों ही प्रकार से होता है, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक विधि द्वारा। अलैंगिक जनन जो होगा वो बीजाणु, चल बीजाणु और अचल बीजाणु दोनों के द्वारा होता है। और कायिक जनन जो होता है खंडन विधि, फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि शरीर का खंडों में बंटने के कारण होता है। इनमें जननांग जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, मतलब कि एक ही कोशिका के अंदर बनते हैं, और बहुकोशिकीय में आवरण नहीं होता है, बंधे होते हैं। और शैवाल जो होते हैं उनमें लैंगिक जनन जो होता है वो समयुग्मकी और असमयुग्मकी या विषम युग्मकी प्रकार का होता है। वो आपको पहले भी बताया, कवकों में ये चीज़ आई थी। समयुग्मकी मतलब युग्मक जो होते हैं एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं, असमयुग्मकी मतलब असमान होते हैं, और विषम युग्मकी मतलब कि एक दूसरे से विषम होते हैं, छोटे बड़े होंगे या तो साइज़ में। और युग्मनज कभी भी कोशिकीय भ्रूण में विकसित नहीं होता है, मतलब इसमें भ्रूण जो होता है वो नहीं बनता है, बड़े पौधों में ही भ्रूण का विकास होता है। शैवालों में जीवन चक्र जो होता है युग्मकोद्भिद प्रकार का होता है, गैमेटोफाइट प्रकार का होता है। यदि बीजाणुद्भिद बन जाता है तो फिर वह युग्मकोद्भिद पर निर्भर नहीं होता है। युग्मकोद्भिद क्या होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे कि गैमेट का बनना और गैमेट का फिर पौधे में विकसित होना, उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शैवालों का वर्गीकरण बताऊंगी कि इनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक वर्ग के क्या लक्षण हैं। तो ये वीडियो यहाँ पर मैं बंद कर रही हूँ। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया है प्लांटी का और शैवाल का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका वर्गीकरण बताऊँगी। थैंक यू।